नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल सत्येंद्र तिवारी ऑफिशियल में। बिहार में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज, इसका सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूँ आप लोगों के डिमांड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए बिना स्किप किए। आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में ऑलरेडी इस पर बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो नगरीय क्षेत्र, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य वित्त आयोग संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं के वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए क्या किया गया था? राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है कि एक मिनट, यानी जो बिहार की स्थापना हुई थी वो 1912 में हुई थी। भारत आज़ाद हुआ 1950 में, 1947 में। संविधान लागू हुआ 1950 में। वित्त आयोग की स्थापना जो है वो 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में हुई। ठीक, तो 1912 में जब स्थापना हुई थी उस समय जानते थे भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी अनुशंसा के आधार पर विभिन्न स्तर पर सामानों का वितरण, कर शुल्क आदि लगाने का अधिकार। विभिन्न स्तर पर सामानों का वितरण, कर शुल्क आदि लगाने का अधिकार। सहायता अनुदान की राशि निश्चित प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपना है। यानी कि विभिन्न स्तरों पर सामानों का वितरण, उसके बाद में कर शुल्क ये लगा सकता है। इसका अधिकार ये प्राप्त है किसको? राज्य वित्त आयोग को प्राप्त है। सहायता अनुदान की राशि निश्चित की जाती है। सहायता अनुदान की राशि जो है वो निश्चित की जाती है। और प्रतिवेदन किसको देना होता है? राज्यपाल को सौंपना होता है। राज्य वित्त आयोग को अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपना होता है। अगला पॉइंट है शहरी स्थानीय स्वशासन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से ता, यानी 243 ता से या छा तक, 243 या छा तक नगर पालिका से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? 243 ता से 243 या छा तक जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? नगर पालिका से। 74वें संशोधन अधिनियम 1992, यहाँ पे 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में क्या हुआ था? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका उल्लेख जो है नगर पालिका के संबंधी कार्य संबंधी 18 विषय हैं। यानी कि 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 में, और इसमें 18 विषय हैं जिनका संबंध किससे है? नगर पालिका के कार्य से संबंधित है। सारे स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा जो है तो 74वें संशोधन 1992 को प्राप्त हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्थानीय नागरिक की सुविधा का निर्माण और उसका रखरखाव करना। तो 74वें संशोधन के द्वारा इसको क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो स्थानीय नागरिक सुविधा का निर्माण और उसका रखरखाव करना है। 1687 में भारत में पहली बार मद्रास नगर निगम परिषद की स्थापना की गई अंग्रेज़ों के द्वारा। तो मद्रास नगर निगम परिषद की स्थापना 1687 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेज़ों को द्वारा, जिसको स्थानीय शासन का श्री गणेश भी कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में 10,000 से अधिक आबादी पर नगर पालिका गठन किया जाता है। यानी स्वतंत्र भारत में, इस तरह से कह सकते हो, स्वतंत्र भारत में बिहार के लगभग सभी क्षेत्र में, सभी शहरी क्षेत्र में 10,000 से अधिक आबादी पर नगर पालिका का गठन किया जाता है। सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी
इसका जो निर्वाचन होता है वो साधारणतः प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। मुखिया निर्वाचित अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की सहायता के लिए कौन होता है? एक उपाध्यक्ष होता है। और प्रशासनिक अधिकारी सरकार द्वारा कुछ मनोनीत सदस्य। मुखिया निर्वाचित अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की सहायता के लिए उपाध्यक्ष होता है और प्रशासनिक अधिकारी होता है, और सरकार द्वारा एक मनोनीत सदस्य भी, कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, एक नहीं कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं। अपने कार्य संपादन के लिए कर शुल्क, पथकर आदि उगाही संग्रह और नियोजित करने का अधिकार राज्य सरकार से अनुदान की प्राप्ति। अपने कार्य संपादन के लिए इसको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? कर शुल्क लगाने का अधिकार, पथकर आदि उगाही करने का अधिकार, संग्रह करने का अधिकार और नियोजित करने का अधिकार इसको प्राप्त है। प्लस राज्य सरकार से अनुदान की भी प्राप्ति होती है। शहरी स्थानीय सुशासन को वर्तमान में 3 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय हैं। वर्तमान में 3 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय हैं। पहला नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निगम परिषद, ये 3 हैं। तो चलिए पहला आता है नगर निगम। नगर निगम का गठन जो है वो बड़े शहरों में किया जाता है, नागरिकों की व्यवस्था सुविधाओं की देखरेख करने के लिए। इनका जो गठन किया जाता है वो बड़े शहरों में नागरिकों की व्यवस्था सुविधाओं की देखरेख करने के लिए। इनके अधिकार क्षेत्र नगर पालिका से व्यापक हैं। साधन जुटाने हेतु कर और अनुदान पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, यानी कि साधन जुटाने हेतु इनको कर मतलब की प्राप्त होती है और अनुदान पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। किससे? सरकार के द्वारा। 3 लाख से ऊपर की आबादी पर नगर निगम स्थापित है। कहाँ पे? बिहार में। बिहार में 3 लाख से ऊपर एक नगर निगम की स्थापना की गई है। लोगों के द्वारा इनका चुनाव होता है। उसके बाद में जो जीत कर आता है वो नगर निगम, यानी नगर निगम का चुनाव होता है। जो जीतता है वो मेन उसका प्रतिनिधि होता है। निर्वाचित सदस्य अपने बीच से एक महापौर, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपने ही बीच से एक महापौर, मेयर और एक महापौर डिप्टी मेयर चुनते हैं। जैसे पीएम का चुनाव होता है तो उसमें से मंत्री अपने में से ही मंत्री को चुनते हैं। उसी तरह से महानगर में भी होता है कि अपने में से एक मेयर को और एक डिप्टी मेयर को चुनते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, सिर्फ 1 वर्ष। एक चीज़ देखिए, 2007 से सभी नगर निगमों और नगर निकायों के सभी कोर्ट के पदों पर, यानी सभी पदों पर, चाहे वो नगर निगम हो चाहे नगर निकाय हो, महिलाओं के लिए 50% तथा अति पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये कब से लागू हुआ है? 2007 से। 2007 से लागू किया गया है कि नगर निगम और त्रिस्तरीय पंचायत, बिहार में तो है ही, नगर निगम और नगर निकायों के सभी कोर्ट के पद जो हैं वो महिलाओं के लिए 50% और अति पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान है। नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसका? नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, नाम वार्ड की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत हो और भारत में किसी भी नगर निगम का कर्मचारी न हो। अब आता है नगर पंचायत। नगर निगम बिहार में 12 हैं, जिसमें से पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, आरा, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, गया, दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार, छपरा। बिहार में 12 नगर निगम हैं, जिनका एक बार फिर से सुन लीजिए। पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, आरा, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, गया, दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार, छपरा। ये 12 नगर निगम हैं। अब आता है नगर पंचायत। नगर पंचायत ऐसी प्रशासनिक बस्ती को कहते हैं जो गांव से बड़ी हो लेकिन अभी नगर के दर्ज तक न पहुंची हो। यानी नगर पंचायत ऐसी बस्ती को कहते हैं जो गांव से तो बड़ी हो लेकिन नगर के दर्ज तक अभी न पहुंची हो। मुख्य रूप से मध्यम आकार के शहरों में होने वाली व्यवस्था है जिनकी आबादी 3 लाख से ज़्यादा और 1 लाख से कम हो। यानी न तो 3 लाख से ज़्यादा हो और न 1 लाख से कम हो, वहाँ पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। यह नगर निकाय मंडल की सबसे छोटी इकाई है। नगर पंचायत जो है वो नगर निकाय मंडल की सबसे छोटी इकाई है। अगला आता है नगर पालिका परिषद। गठन कस्बों तथा छोटे शहरों की प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका गठन जो है कस्बों तथा छोटे शहरों की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह राज्यों में राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा
गठित किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा। इसके पास भी परिषद, इसके पास क्या क्या होती है? परिषद होती है, अस्थायी समिति होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामक अधिकार क्षेत्र भी होता है नगर पालिका परिषद के पास। इसका प्रधान उपाध्यक्ष परिषद के सभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के कार्यों में सहायता के लिए उपाध्यक्ष होता है। नगर पालिका अस्थायी समिति का कार्य लोक कल्याण कार्य, यानी इनका जो कार्य है वो लोक कल्याण कार्य, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य का निर्धारण एवं वित्त संबंधी कार्य करना होता है। नगर पालिका अस्थायी समिति का कार्य जो होता है वो लोक कल्याण कार्य होता है, शिक्षा और संबंधी कार्य का निर्धारण एवं वित्त संबंधी कार्य करना होता है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्य नगर पालिका के दैनिक प्रशासनिक कार्यों को बेहतर रूप से संचालित करना होता है। इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं उनका कार्य जो होता है वो नगर पालिका के दैनिक प्रशासन के कार्यों को बेहतर रूप से संचालित करना इनका कार्य होता है। अगला आता है क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उन्यास, ये उन्यास नहीं है, उन्नायास है, उन्नायास। शहरों के नियोजित विकास, बढ़ती आबादी की बुनियादी सुविधाओं के बेहतर रखरखाव और उनके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए। किसके लिए? शहरों के नियोजित विकास के लिए, बढ़ती आबादी की बुनियादी सुविधाओं के बेहतर रखरखाव और उनके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए 1998 ईस्वी में मुंबई महानगर में उन्नायास का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1898 ईस्वी में मुंबई महानगर में उन्नायास का गठन किया गया था। बिहार के पटना गया में, यानी बिहार में पटना और गया में 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में 1898 और पटना में 1965। जो नागरिक सुविधाओं के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि जो उस समय जो व्यवस्था की गई थी वो नागरिकों के सुविधाओं के प्रति उत्तरदायी थी। बिहार में 1967 में पटना, 1975 में मुजफ्फरपुर, 1984 में गया तथा दरभंगा में इसका गठन किया गया, जिसका कार्य अपने अधिकार क्षेत्र के नगरों के लिए मास्टर प्लान बनाना, नागरिक सुविधाओं में विकास करना था। बिहार प्रशासनिक व्यवस्था। राज्य प्रशासनिक व्यवस्था जो होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पहले राज्य आता है, फिर प्रभामंडल आता है, फिर जिला आता है, फिर अनुमंडल आता है, फिर प्रखंड आता है। यानी राज्य, प्रभामंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड। बिहार का प्रशासनिक ढांचा संघीय ढांचे के अनुरूप ही व्यवस्थित है। बिहार राज्य का उदय 1912 के बाद राज्य में, यानी बिहार राज्य का उदय जो हुआ था 1912 में हुआ था, उसके बाद राज्य में प्रशासनिक स्वतंत्र व्यवस्थापिका स्थापित की गई। यानी कि 1912 के बाद बिहार में प्रशासन की एक स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसमें समय समय पर प्रशासनिक रूप से परिवर्तन भी होता रहा। 1936 में उड़ीसा और 2000 में झारखंड के विभाजन के पश्चात प्रशासनिक रूपरेखा नए रूप में आई। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, 2000 में झारखंड, उसके बाद जो है इसकी प्रशासनिक रूपरेखा एक नए रूप में सामने आई। प्रशासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए इसके 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें यह हैं प्रमंडलीय प्रशासन, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, प्रखंड स्तरीय प्रशासन एवं ग्राम स्तरीय प्रशासन सम्मिलित हैं। उसके बाद में आता है सचिवालय। सचिवालय राज्य के प्रशासन तंत्र के सर्वोच्च शिखर पर सचिवालय की व्यवस्था की गई है। यह समस्त राज्य प्रशासन का नियंत्रक एवं केंद्र बिंदु है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के अंतर्गत राज्य प्रशासन के शीर्ष संख्या है। किसके? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के अंतर्गत। 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना के बाद यहाँ सचिवालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है। इसका प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, यानी आईएएस का कोई सदस्य होता है, आईएएस क्लियर किया होता है। 1912 में सचिवालय में मात्र 8 विभाग थे, जो 1955 तक लगातार बढ़कर 34 हो गए। 1912 में सचिवालय में मात्र कितने विभाग थे? 8 विभाग थे, जो 1955 तक लगातार बढ़कर अब इस समय 34 हो गए हैं। प्रभामंडलीय प्रशासन। राज्य में प्रशासनिक सुधार के लिए कई जिलों को मिलाकर एक जिलों का समूह बनाया जाता है, जिसे हम
प्रभा मंडल के नाम से जानते हैं। यानी कई ज़िलों को मिलाकर एक प्रभा मंडल बनाया जाता है। जैसे कई ज़िलों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण होता है, उसी तरह से कई ज़िलों को मिलाकर एक प्रभा मंडल का बनाया जाता है। राज्य में कुल 9 प्रभा मंडल हैं, जिनके प्रमुख प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं। राज्य में कितने प्रभा मंडल हैं? 9। इनके प्रमुख जो होते हैं, कौन होता है? वो प्रभा मंडलीय आयुक्त होते हैं। ये आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय और अनुभवी अधिकारी होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के एक अनुभवी अधिकारी होते हैं। ये अपने अधिकार क्षेत्र के ज़िलों यानी ये अपने अधिकार क्षेत्र के जिला प्रमुखों के बीच समन्वय एवं निर्देशन का कार्य करते हैं, परंतु उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। ये अपने अधिकार क्षेत्र के जिलों प्रमुखों के बीच समन्वय एवं निर्देशन का कार्य करते हैं, परंतु उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। 9 प्रभा मंडल कौन कौन है? प्रभा मंडल पटना कौन कौन से ज़िले को मिलकर बनाया गया है? पटना, बक्सर, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। दूसरा है मगध, इसको मिलाया गया है ज़िला औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। तीसरा है सारण, इसको ज़िला जो मिलाया गया है गोपालगंज, सारण, सिवान। चौथा है तिरहुत, इसको ज़िला मिलाया गया है सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्णिया चंपारण, पश्चिमी चंपारण। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, कोसी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका। तो आपके 9 प्रभा मंडल हो गए, जिनको कौन कौन से ज़िलों से मिलाकर बनाया गया है। अब आता है आपका जिला प्रशासन, यानी जिला प्रशासन। वर्तमान में 2019 में कुल 38 ज़िले हैं। कहाँ? बिहार में। प्रशासन का प्रमुख अधिकारी DM होता है। बिहार में इस समय कुल 38 ज़िले हैं। प्रशासन का प्रमुख अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? DM होता है। यह विभिन्न पद रूपों में कार्यभार संभालता है। कौन? DM। इसका जो कार्य होता है भू राजस्व वसूली करना, अन्य शुल्कों की वसूली करना, विभिन्न राज्य के ऋणों की वसूली करना, राष्ट्रीय विपदाओं का मूल्यांकन करना, सामान्य एवं विशेष भूमि का अर्जन करना, जमींदारी वांश का भुगतान, भू अभिलेखों का समुचित रखरखाव करना, भूमि पंजीकरण का कार्य करना, सांख्यिकी संबंधी रिकॉर्ड रखना। कलेक्टर के रूप में जिला अधिकारी का प्रमुख कार्य है। DM को ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर भी कहते हैं। 1970 के मध्य में जिला अधिकारी के विकास कार्यों को पृथक कर जिला विकास पदाधिकारी DDC के पद का सृजन किया गया। कब? 1970 में DDC का पद का सृजन किया गया, जो जिला ग्राम विकास संस्था का प्रमुख होता है। किसका? जो जिला ग्राम विकास संस्था का प्रमुख होता है, DDC। जिला प्रशासन में 2 अक्टूबर 1981 से विधि व्यवस्था को विकास कार्यक्रम से अलग कर दिया गया। तो 1981 में किसको अलग किया गया था? विधि व्यवस्था को। जिलाधिकारी जनता एवं प्रशासन के बीच प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करता है। जिलाधिकारी जो है जनता एवं प्रशासन के बीच प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करता है। जिले के सभी तरह के चुनाव का मुख्य प्रबंधक ये कौन होता है? DM होता है। जनगणना का आयोजक, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन यानी प्राकृतिक आपदा प्रबंधक, भू राजस्व वसूलीकर्ता, नागरिक खाद्य व रसद आपूर्ति व्यवस्थापक के कार्यों का भी निर्वहन करता है। कौन? DM करता है। अब आता है अनुमंडल प्रशासन। अनुमंडल एक प्रशासनिक इकाई है जो कई प्रखंडों से मिलकर बना होता है। बिहार में वर्तमान में 101 अनुमंडल हैं। बिहार में कितने अनुमंडल में? 101। एक जिले के अंदर कई अनुमंडल होते हैं। जिला प्रशासन के बाद क्षेत्रीय प्रशासन के रूप में अनुमंडल प्रशासन आता है। जिला प्रशासन के बाद क्षेत्रीय प्रशासन के रूप में अनुमंडल प्रशासन आता है, जिसका प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी SDM होता है। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को सौंपा जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व अनुमंडल में विधि व्यवस्था, विकास कार्य, राजस्व एवं अन्य सभी कार्यों का निर्वहन करना होता है। इसके अलावा वह अनुमंडल में विकास संबंधी योजनाओं का पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन करने का भी कार्य करता है। कौन कौन से? पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन दोनों का कार्य करता है अनुमंडल। अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल स्तर पर नागरिक आपूर्ति एवं जन वितरण प्रणाली भार भी उस पर रहता है। ये आप देख लीजिएगा एक बार। यह अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने है तो पुलिस पर नियंत्रण और आदेश जारी करने का भी कार्य करता है, क्योंकि वीडियो नहीं बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रखंड प्रशासन। बिहार में इस समय 534 प्रखंड हैं।
प्रत्येक प्रखंड का प्रभारी खंड विकास अधिकारी वीडियो होता है। कौन होता है? खंड विकास अधिकारी वीडियो। प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व तो प्रखंड के अंतर्गत विधि व्यवस्था का संचालन एवं विकास संबंधी कार्यों का संपादन करना होता है, जबकि अंचल अधिकारी का कार्य राजस्व एवं अतिक्रमण संबंधी कार्यों का निष्पादन करना होता है। प्रखंड विकास अधिकारी प्रखंड के सभी विभागों के, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिएगा। प्रखंड स्तर के नीचे अर्थात ग्रामीण स्तर पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती है।